नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। एक आंकड़ा आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों का। कोरोना को लेकर के यह आंकड़ा है। कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 40,000 से अधिक नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में 24 घंटों में 40,425 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या लगभग 11 लाख के पार चली गई है। 24 घंटे में इस खतरनाक वायरस ने 681 लोगों की जान ले ली। मृतकों की कुल संख्या की अगर बात करें तो भारत में मृतकों की कुल संख्या 27,497 पहुंच चुकी है। वहीं ठीक हुए मरीजों की बात करें तो 7,87,000 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 22,664 मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। कुल मिलाकर के इस समय एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 3,90,459 एक्टिव कोरोना केस अभी भारत में हैं। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए अलग अलग राज्य सरकारें लॉकडाउन कर रही हैं। भारत के 7 राज्यों में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक कोरोना के जो केस पाए गए हैं वह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं। सरकारें काफ़ी परेशान हैं। दिल्ली और यूपी में अब होम आइसोलेशन बनाने के ऑर्डर दे दिए गए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिल्ली में लगभग 50% प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड सरकार ने अपने लिए एक्वायर कर लिया है, ताकि वह कोविड के मरीजों को ज़रूरत पड़ने पर वहाँ शिफ्ट कर सके। सेम यही कंडीशन होटलों और अन्य जगहों पर भी चल रही है। होटलों को भी सुरक्षित रखा जा रहा है कि अगर मरीज बढ़ते हैं तो उन्हें ले जाकर के होटलों में आइसोलेट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित बात की जाए कोरोना के वायरस से, तो उनमें मेडिकल स्टाफ काफ़ी परेशानी का दौर झेल रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिकल स्टाफ महीनों अपने परिवार से नहीं मिल रहे हैं। अपने बच्चों को गोद में उठाना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से डर रहे हैं। वजह यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह संक्रमित हुए और उनसे उनका परिवार या उनका बच्चा संक्रमित हो। यह बताना आज के दिन क्यों ज़रूरी था, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कह लें या फिर लगभग 1 महीने से एक हॉस्पिटल को लेकर के आजमगढ़ में लगातार, हॉस्पिटल का नाम है लाइफलाइन हॉस्पिटल। अब लाइफलाइन हॉस्पिटल को लेकर के एक कहानी कैसे शुरू होती है वह हम आपको बताते हैं। यह बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लगातार आए दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य जगहों पर एक पत्रकार होने के नाते मैं भी देख रहा था कि जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा था, उस पर बात करनी बेहद ज़रूरी थी। आपको बता दें कि 12 जून को एक पोस्ट आती है फेसबुक पर, जिसमें यह कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सलमानी साहब के हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ एक प्राइवेट हॉस्पिटल को इसलिए नहीं सील किया गया क्योंकि उनकी प्रशासनिक रसूख थी। अब आपको सबसे पहले यह हम क्लियर कर दें कि ना तो कोई हॉस्पिटल इसलिए सील हुआ कि वह गरीब का था और ना ही कोई रसूखदार हॉस्पिटल वाला था इसलिए बचा। दरअसल जब कोरोना को लेकर के पूरी महामारी फैली हुई थी, ओपीडीयाँ ठप हो गई थीं, इसके बाद से सरकार द्वारा मास्टर ट्रेनर भेजे गए। आजमगढ़ में लगभग 12 हॉस्पिटलों के लोगों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा कोविड के मरीजों का कैसे ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से मरीजों को लेना है और उसके बाद आगे की स्थितियां क्या होंगी, मतलब साफ तौर पर उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि यदि कोई मरीज आपके यहाँ आता है, आप उसे एडमिट लीजिए, गाइडलाइन का पालन कीजिए, अगर उसकी जांच कराइए, कोरोना पॉजिटिव निकलता है फिर उसे मेडिकल कॉलेज या अन्य आइसोलेशन सेंटर पर सीएमओ को सूचित करते हुए रेफर करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी।
दरअसल एक मरीज एडमिट हुआ, लाइफलाइन हॉस्पिटल ने कोविड नियमों के तहत उसका दाखिला लिया और उसकी जांच होने के लिए भेज दिया। आजमगढ़ में यह पहला केस था। मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधक ने तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और साथ ही उस मरीज के पर्चे पर यह लिखा कि यह मरीज रेफर मेडिकल कॉलेज के लिए किया जाता है, लेकिन मरीज के परिजन वहाँ न ले जा करके उसे एक दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिसका नाम था सलमानी हॉस्पिटल। 2 दिन तक वहाँ मरीज का इलाज होता है। वहाँ के सभासद पुनीत राय द्वारा यह बात मीडिया को बताई जाती है, अन्य लोगों को बताई जाती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है हॉस्पिटल पर सलमानी के, जहां वह पहले यह जानती है कि इनके हॉस्पिटल को कोविड के मास्टर ट्रेनरों द्वारा ट्रेनिंग दी गई है या नहीं। पता चलता है कि इन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लिहाजा हॉस्पिटल बंद होना वाजिब था। फिर सोशल मीडिया पर यह अफवाह आती है कि दूसरे हॉस्पिटल मतलब लाइफलाइन हॉस्पिटल को क्यों नहीं सील किया गया। कोविड के मरीज के पॉजिटिव होने की सूचना जब स्वास्थ्य विभाग को दी गई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम लाइफलाइन हॉस्पिटल भी पहुंचती है, जहां वह देखती है कि हॉस्पिटल मास्टर ट्रेनरों द्वारा ट्रेनिंग लिया है, अपने स्टाफ को ट्रेन किया है, सारी व्यवस्थाएं मेंटेन किया हुआ है। लिहाजा उस एरिया को 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाता है, 12-12 घंटे पर सैनिटाइजेशन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी को सौंप दी जाती है। 15 जून को एक पोस्ट दोबारा आती है। इस पोस्ट में यह कहा जाता है कि शारदा चौराहे स्थित एक हॉस्पिटल से कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेड बॉडी निकाली जाती है, वह भी प्लास्टिक के बैग में पैक करके उसे गायब कर दिया जाता है। जिसके बाद 16 जून की रात 10 बजे हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर किसी के नाम से नहीं थी। यह इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि लगातार यह भी पढ़ने में आ रहा था कि पत्रकारों के ऊपर या सामाजिक संगठनों के ऊपर हॉस्पिटल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बहरहाल इस प्रकरण पर हमने हॉस्पिटल प्रबंधन से बात किया तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी 16 जून को, वह किसी के नाम से नहीं बल्कि अज्ञात थी और महामारी अधिनियम अननोन पर्सन पर वह एफआईआर थी। 16 जून को एफआईआर दर्ज होती है। 19 जून को फिर कुछ लोग पहुंचते हैं 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के, जिसमें हॉस्पिटल की जांच की बात कही जाती है। सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर लिखा जाता है कि मीडिया पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, जबकि किसी भी पत्रकार के खिलाफ हॉस्पिटल तक की तरफ से कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई थी। 21 जून को एक सामाजिक संगठन का लाइव शुरू होता है, अलग अलग पोस्टें शुरू होती हैं। 23 जून को आईएमए लाइफलाइन हॉस्पिटल के समर्थन में आता है और अपील करता है कि ऐसी भ्रामक चीज़ें न फैलाई जाएं। आईएमए पर भी पोस्ट का सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद 27 जून को एक व्यक्ति द्वारा कोरोना मरीज का नाम एवं फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है ऐसा करना गलत है। यह हमने द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की पब्लिश रिपोर्ट के आधार पर आपको बताया है। 29 जून को आईएमए दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आईएमए एक एफआईआर दर्ज कराता है जो बाय नेम्ड एफआईआर होती है और यह एफआईआर 1 जुलाई को होती है। 2 जुलाई को प्रदर्शन शुरू होता है। इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्टें चालू होती हैं। 13 जुलाई को हॉस्पिटल की तरफ से वकील द्वारा लीगल नोटिस भेजी जाती है। 18 जुलाई को दूसरे पक्ष द्वारा नोटिस का जवाब दिया जाता है और 20 जुलाई को फिर श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले कुछ लोग मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचते हैं और उन्हें एक ज्ञापन सौंप करके दोबारा जांच की मांग करते हैं। जांच होनी भी चाहिए। निश्चित तौर पर यह जानने का अधिकार है कि उनके हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं क्या हैं और किस तरह से हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच यह भी एक चीज़ देखने को मिली कि इस पूरे प्रकरण में पूरा फोकस एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक अस्पताल पर किया जा रहा था।
अब यह फोकस केवल एक अस्पताल पे क्यों था? वह उनकी आर्थिक लड़ाई थी, या हो सकता है वह इसे सामाजिक मसला बता रहे हों। लेकिन अगर सामाजिक मसले की बात होती तो और भी हॉस्पिटल हैं, निश्चित तौर पर सभी हॉस्पिटलों के उनके द्वारा रिपोर्ट मांगी गई होती। बहरहाल इसका फैसला जांच रिपोर्ट और आने वाले समय में तय होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां एक तरफ अब डॉक्टर इलाज करने से कतरा रहे हैं, हॉस्पिटलों की कमी है, बेड की कमी है, होटलों को आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है, होम आइसोलेशन किए जा रहे हैं, ऐसे में जो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं उन्हें हमें अपना काम करने देना चाहिए। हॉस्पिटल सही है, गलत है, यह जांच रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा। लेकिन जिस तरह से मीडिया के ऊपर एफआईआर और इस तरह की जो चीज़ें थीं, वह चीज़ें पूरी तरफ से निराधार पाई गई। फैसला जो भी हो, लेकिन एक अपील जरूर लोगों से है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें अगर काम कर रही हैं तो उन्हें करने दिया जाए। किसी भी हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट और बाकी चीज़ें आने तक का इंतज़ार करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला खुद जनता और प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, ना कि हम और आप। बहरहाल कोरोना की जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है, हम आप सबसे यह अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहिए, जब तक ज़रूरत ना हो बाहर ना निकलिए, भीड़ ना लगाइए। सरकार अपील कर रही है, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, अधिकारी अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमना, सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होना या कहीं ना कहीं से कोरोना को ही बढ़ावा है। सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। इस प्रकरण को इसलिए उठाया क्योंकि इस प्रकरण को लगातार 1 महीने से मैं भी देख रहा था। मीडिया से जुड़े होने के नाते चूंकि यह बातें आ रही थी कि मीडिया पर एफआईआर, हॉस्पिटल ने मीडिया पर कोई एफआईआर नहीं कराया था। यह मेरी अपनी सोच है और मैंने कई पत्रकारों से भी बात की तो सभी का यह साफ तौर पे कहना था कि मीडिया पर एफआईआर कहाँ, हॉस्पिटल ने अननोन एफआईआर दी, आईएमए ने नामजद एफआईआर दी। जांच रिपोर्ट आएगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, वह शासन प्रशासन तय करेगा। सबसे मजेदार चीज़ यह भी रही आज कि जिस बैनर के तले ज्ञापन देने आया गया था, उस बैनर के अध्यक्ष से जब हमने पूछा कि लाइफलाइन ही क्यों, तो उन्होंने कहा नहीं, एप्लीकेशन में सबका नाम है। हालांकि यह अलग की बात थी कि एप्लीकेशन में किसी और हॉस्पिटल का नाम नहीं था। बहरहाल एक बार फिर से कहेंगे, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सजा देना सिस्टम का काम, क्या सही क्या गलत डिसाइड करना सिस्टम का काम, हम आप केवल अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग आयुक्त साहब से मिले, आयुक्त साहब थे नहीं, अपर आयुक्त से मिले। उन्होंने कहा कि अपर आयुक्त से मिल लीजिए। मामला है लाइफलाइन की जांच का। तमाम अनियमितताएँ हैं, उनकी जांच शुरू होने के पहले ही उन्होंने कई पत्रकार साथियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। सबसे प्रथम गलती तो उन्होंने यही किया, मुकदमा दर्ज करा करके हमारे साथियों पर। इसलिए हम पत्रकार साथियों का हक बनता है कि हम इस लड़ाई को आगे ले जाएं, और लड़ाई सही है इसलिए आगे ले जाना है। गलत रहती तो हम कदम पीछे हटा लेते, इनका साथ नहीं देते। लेकिन लड़ाई बिल्कुल सही है। जिस तरह का ये पूरे जनपद में शोषण हो रहा है दवा के नाम, नर्सिंग होम के नाम पर, और ऐसे ऐसे तमाम लोगों को, गरीब लोगों को भर्ती कर लिया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती पैसा वसूल लिया जाता है। मर जाते हैं लोग और तब तक जो है इंजेक्शन लगा करके कहा जाता है कि ज़िंदा है, अभी जो है आईसीयू में है, अभी ज़िंदा है। जब पैसा जमा हो जाता है तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये नियमितताओं की जांच होनी चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज़ ये बताइए, इस ज़िले में कई सारे मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल हैं जी, उनकी मुद्दे को उनको लोग लेके नहीं, सिर्फ लाइन को आप लोग लेके उठे हैं क्या? और बाकी हॉस्पिटल नियमित हैं और सब मानक पे पूरे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो तमाम लोगों के खिलाफ जांच हो रही है। एप्लीकेशन जो दिया इन्होंने, भाई अरविंद जी ने, उसमें तमाम लोगों के नाम है। ऐसा नहीं है कि केवल लाइफलाइन का ही है। ये तो एप्लीकेशन के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये
फिर भी आप ज्ञापन देने आए हैं एप्लीकेशन के बाद? नहीं, ये तो जान ही रहे हैं, ये तो जो दिया है, लेकिन और लोगों का नाम इसमें पता नहीं किन कारणों से नहीं है, इसको हम ब्रीफ करेंगे ये। और जांच इतनी धीमी गति से चल रही है, 19 जुलाई आ गई, आज 20 जुलाई हो गई, लेकिन जांच का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग जांच के लिए भाग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यह जांच नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? आप अधिकारी हैं तो जांच करना चाहिए आपको, गलत करिए चाहे सही करिए, जांच करना। अधिकारी हैं जो जांच से भागे हैं? यहाँ मंडलीय अधिकारी हैं, निदेशक कोई है, उन्होंने जांच से अपना एडी हेल्थ जो है, उन्होंने जांच से अपना किराना कर लिया है। क्या कारण रहा कि वो हट जा? अब ये पता नहीं क्या कारण है, वो जानते होंगे, अभी वो हमें बताएंगे थोड़ो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।